हेलो एवरीबॉडी, IAS वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ G-सेंट्रिक। हम इससे पहले कैपेसिटर डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटर की थ्योरी डिस्कस करने के बाद, कैपेसिटेंस डिस्कस करने के बाद, एनर्जी ये सब डिस्कस करने के बाद हमने कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कर लिया था। अभी इसी यूनिट का हम दूसरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है देखिएगा, जब कोई एक इस तरह से सिलेंड्रिकल कोर मटेरियल, जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल शेप में हो, किसी और शेप में भी हो सकता है, इसके अराउंड इस तरीके से हम वायर के नंबर ऑफ टर्न्स बना दें। कितने नंबर ऑफ टर्न्स बना रहे हैं हम, मान रहा हूं मैं n है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, शेप कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल हो, बट जो भी ये मटेरियल है जिसके ऊपर हम नंबर ऑफ टर्न्स बना रहे हैं, ये हमेशा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब आप इलेक्ट्रोस्टेट्स की फॉर्म में देखें तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल मैग्नेटोस्टेट्स की फॉर्म में देखें तो मैग्नेटिक भी हो सकता है और नॉन मैग्नेटिक भी हो सकता है। ये जो कोर मटेरियल है, मैं दोनों केसेस डिस्कस कर रहा हूं, दोनों के लिए साथ साथ में समझिएगा। ये मैग्नेटिक भी हो सकता है और नॉन मैग्नेटिक भी हो सकता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जरूर होगा, मतलब नॉन कंडक्टिंग जरूर होगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं किसी वायर के, और वो वायर होगा कंडक्टिंग। ये वायर जो है कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये जो शेप है इसको सोलेनॉइड भी बोल देते हैं, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स बन रहे हैं इनको हम कॉइल भी बोल देते हैं। ये टर्म्स आप यूज में लेते होंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है इसलिए इसमें करंट फ्लो हो सकता है ना। तो मान लो एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है इस तरीके से कि करंट ये आ रहा है यहाँ से। अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो ये ऐसे जाएगा और फिर इधर से आगे से होते हुए फिर लौट करके और फिर आएगा और फिर वापस ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे इधर से जाके पीछे की तरफ नीचे होकर के फिर लौट के इस तरह से ये करंट का फ्लो हो रहा होगा और फिर इस तरह से बाहर निकल रहा होगा, ऐसे जाकर के लौट के ऐसे बाहर निकल रहा होगा। ये आई करंट सेम। इस केस में देखें अगर ये आई करंट, वही सोर्स, सेम सोर्स है, उससे करंट आई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले पीछे गया और लौट करके ऐसे आया, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिख रहा था, यहाँ पे आपको नीचे आते हुए दिख रहा है। पीछे की तरफ वो नीचे आते दिख रहा था, ये पीछे की तरफ ऊपर आ रहा होगा और फिर लौट करके इधर से नीचे, फिर ऊपर जाके फिर नीचे, इस तरीके से ये लौट रहा होगा, इस तरह से जाके फिर ऐसे लौट रहा होगा। सेम करंट आई बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा, ये जो वायर है कंडक्टिंग वायर, क्योंकि किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी लार्ज तो हो सकती है, मैं कह रहा हूं ना कंडक्टर है तो कंडक्टर के केस में लार्ज होगी, बट इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये कंडक्टिविटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इसलिए रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, वो जीरो नहीं पॉसिबल हो सकता, कुछ ना कुछ होगा, चाहे बहुत कम हो, चिन्ना सा हो जाए ऐसे। अच्छा, अगर कुछ रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना। रेजिस्टिविटी है कुछ, इसलिए रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आया, क्योंकि जिस वायर की हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ भी घुमा फिराया हो या सीधा रखा हो, लेकिन बनेगी तो ऐसे ही ना कुछ लेंथ। मान लो 10 मीटर का वायर था, 10 मीटर को लपेट के ऐसे 5 मीटर पे लपेट दिया मैंने, या 2 मीटर पे लपेट दिया, लेकिन वायर तो 10 मीटर का है ना, तो लेंथ होगी कुछ ना कुछ, और ये वायर का कुछ इस तरह से थिकनेस भी होगा, तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, उसके हिसाब से इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसलिए इंडक्टर कॉइल, अभी इंडक्टर बाद में बोलेंगे हम, कॉइल अगर मैं बोलूं तो कॉइल के जानता हूं मैं अभी तक, कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकली। हाँ, आइडल बात कर दे कोई, मान के चलो इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ही नहीं, जीरो है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंडक्टर वायर से बना हुआ है पहली बात तो, और बहुत ही पतला वायर है, सॉरी बहुत मोटा वायर है और लेंथ ज्यादा कुछ नहीं है। ओवरऑल बात करें तो आइडल कंडक्टर तो रोड नेग्लिजिबल होगा, तो रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मैंने क्योंकि ये करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसा माना है ना, इसका मतलब कि ये एक सोर्स से कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे सोर्स से कनेक्टेड है, किसी इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब जब भी करंट फ्लो हो रहा होता है, करंट की वजह से आसपास में सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, अभी सेकंड केस बाद में डिस्कस करेंगे। करंट ऐसे फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। अब मैं बाकी भूल के इसके एक छोटे से एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला एलिमेंट, इसमें करंट ऊपर जाते हुए दिख रहा है। करंट की डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखें तो सराउंडिंग जो
फिंगर्स होती हैं, एनसर्कलिंग फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मैं मैग्नेटिक फील्ड इस जो ये जो कोर है ना, इसके अंदर बात कर रहा हूँ। ये जो सिलेंडर था ना जिसके ऊपर ये लपेट करके बनाया हुआ है मैंने, उसके अंदर बात कर रहा हूँ, बाकी जगह पर इधर उधर की बात नहीं कर रहा। तो उसमें ऐसे जाते हुए दिख रहा होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आ रहा होगा ना, फिर लौट के इस तरह से ऐसे घूम रहा होगा इसके चारों तरफ। मैं इस जगह पर बात कर रहा हूँ, केवल ऐसे जाते हुए दिख रहा होगा। दूसरे ये वायर है, इसकी वजह से भी देखो, इस छोटे से पार्ट की वजह से, तो देखना करंट ऐसे जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अगर मैं इसकी बजाय इधर को देखूं तो ये करंट ऊपर ऐसे जा रहा होगा ना, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें इधर अंदर की तरफ देखिएगा, बाकी चारों तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आते हुए दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आते हुए नजर आ रहा है सभी जगह पे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वजह से। अगर मैं देखता चलूं, कहीं से भी छोटे से कंपोनेंट की वजह से देखूं, पीछे की तरफ देखूं तो ऐसे, भाई पीछे की तरफ चला गया हूं मैं अब अंदर बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा, समझ गए ना। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैं ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पीछे की तरफ देखें करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बीच में आके देखोगे, नीचे की तरफ में करंट ऐसे, अंदर जाके देखोगे इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इसी को मैंने दूसरे तरीके से समझना और बताया था आपको, अगर याद आ रहा हो तो। रूल हम यूज में लेते हैं राइट हैंड थंब रूल ही। अगर करंट सीधे सीधे चल रहा है तो सीधे चलाओ, करंट सीधे नहीं चल रहा, घूमते हुए चल रहा तो अपने फिंगर्स को उधर चला दो, फिर थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। पहले क्या होता था, सीधे चल रहा है तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब सीधे नहीं चल रहा तो घूम घूम के चल रहा है तो ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड बीच में से, लेकिन बीच में मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखिएगा ये करंट ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, फर्स्ट केस में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, समझ गए आप, ऐसे गया, फिर पीछे से लौट के फिर ऐसा है, फिर पीछे आगे से गया, फिर पीछे से लौट के ऊपर गया आगे से, फिर पीछे गया नीचे, ऐसे चल रहा है इसमें करंट। तो आपको अपनी फिंगर्स को भी इसी तरीके से चलाना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस केस में देखें तो पीछे गया है ऊपर, फिर नीचे आगे आके, फिर वापस पीछे ऊपर गया है, फिर आगे आके नीचे, इसमें ऐसे जा रहा है। तो दोनों केस देखें, फर्स्ट केस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, तो मैं अपनी एनसर्कलिंग फिंगर्स को अगर देखूं तो इस राइट हैंड को ही कंप्लीट करना है, ऐसे जाते हुए कंप्लीट हो रहा है, देखिएगा ऐसे, इस तरीके से देखिएगा। मैं ऐसे करूंगा तो ये, तो ऐसे करूंगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कंप्लीट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखें तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने के लिए मुझे ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे होगा। तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब इस तरीके से होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज हो रही होती है ना, जैसे मैग्नेट जो होता था उसके नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ में जा रही होती थी, इस तरह से। एक्चुअल में बात करें तो ऐसे है, तो ये इस तरीके से होती थी, ऐसा यहाँ पर इस तरीके से ये बन रहे हैं, और ये मतलब इस केस में ये नॉर्थ पोल है एक तरह से, ये साउथ पोल है। यहाँ इस केस में बात करें तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ से बाहर निकलते हुए ऐसे जाती है। चलिए अब बात ये आई कि अगर ये, तो मैंने किसी इंस्टेंट पर करंट की बात की, अगर ये डीसी न होकर के एसी सोर्स होता, तो अगर एसी सोर्स होता तो जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो आप, उसकी फील्ड इंटेंसिटी और उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही होती, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो करंट भी टाइम का फंक्शन हो जाता। अगर करंट टाइम का फंक्शन हो जाए तो करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी फ्लक्स डेंसिटी भी टाइम का फंक्शन होगी। अब फैराडेज एक्सपेरिमेंटल लॉ याद में आ जाता होगा आपको। फैराडेज एक्सपेरिमेंटल लॉ ये बोलता है किसी कॉइल में से अंदर से जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस लूप में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करे। अब आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी टाइम के साथ वेरी करेगा ना भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फ्लक्स डेंसिटी का, जिस सरफेस एरिया की बात कर रहे हो सरफेस एरिया के लिए सरफेस इंटीग्रल। जब फ्लक्स डेंसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा तो उस केस में इस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा d∅dt के। समझ में आती होगी बात। और ये ही हो जाता है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको याद आ रहा होगा, n होता था, n d∅dt। मैं अभी पोलैरिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पोलैरिटी के हिसाब से मैं नहीं बता रहा इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा कैसे होगा, मैं केवल अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला पोलैरिटी, तो आपको याद होगा लेंज नाम के बंदे ने पोलैरिटी के बारे में भी कमेंट कर दिया था, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं सोच ही नहीं रहा, मुझे उतनी टेंशन अभी लेनी नहीं है, ठीक है। ये वोल्टेज ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अभी हम फ्लक्स कितना कैसे हो रहा होगा वो पता नहीं है हमें। बट इतनी बात क्लियर है क्या कि ये फ्लक्स जो हो रहा है ये टाइम का फंक्शन क्यों है, क्योंकि बी टाइम का फंक्शन है। फ्लक्स को आपने बी से रिलेट किया
क्योंकि बी टाइम का फंक्शन है इसलिए आपने बोलिए फ्लक्स बी टाइम का फंक्शन है, इसलिए फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज की बात की आपने। और बी टाइम का फंक्शन क्यों होगा? बी किस पे डिपेंड करता है? करंट पर। याद आ रहा होगा ना, करंट जब फ्लो होता है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। करंट क्योंकि टाइम का फंक्शन है इसलिए बी टाइम का फंक्शन है, इसलिए फाई टाइम का फंक्शन है। तो फ्लक्स टाइम के साथ क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स टाइम के साथ किस रेट के साथ चेंज हो रहा होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा आई टाइम के साथ किस रेट के साथ चेंज हो रहा होगा। अब मैं d∅dt की जगह कह सकता हूं दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू di/dt। ओवरऑल इस n को यूज में लेते हुए मैं कह सकता हूं वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू di/dt। भाई di/dt के प्रोपोर्शनल है। अभी मैं अल्फा इसको ऐसे प्रोपोर्शनली रहने देता हूँ। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको कंबाइन करते हुए रिजल्टेंट बन जाएगा। फिर उस केस में आई टाइम का फंक्शन नहीं हुआ, अगर कांस्टेंट हुआ तो कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। तो अगर एक कॉइल के अक्रॉस टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रहा होगा तो एक तो उसका रेजिस्टेंस होता है, अभी मैंने बात की, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही, V = IR। उसके साथ साथ एक इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा जो ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। ये तो मैंने ड्रॉप की बात की, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस की बात की क्योंकि ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, ठीक है। एक उसके अंदर इंड्यूस्ड हो रहा होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज बोल देते हैं इसको। जैसे ध्यान से देखना, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल में अगर आप AC सोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो फ्लक्स लाइंस हुई वो फ्लक्स लिंकेज होता है सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में ये फ्लक्स जो हो रहा होगा ये टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा क्योंकि AC सोर्स है, तो फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरिंग जनरेट होता है। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाता है ना, जिसको आप बोलते हो आउटपुट वोल्टेज आ गया, स्टेप अप होके आ गया, स्टेप डाउन होके आ गया, कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी आ गया। तो ये तो क्या हुआ कि दूसरी कॉइल से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है इसलिए इंड्यूस्ड हुआ है। एक ये है कि इसमें खुद में फ्लक्स टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज बोल देते हैं। हम उसी सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात कर रहे हैं। खुद के वेरिंग करंट फ्लो की वजह से अंदर जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू फैराडे एक्सपेरिमेंट लॉ अगर फ्लक्स टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। और वो फ्लक्स टाइम के साथ क्यों वेरी हो रहा है? क्योंकि आई टाइम के साथ वेरी हो रहा है। आई जितनी जल्दी टाइम के साथ वेरी होगा, जिस रेट के साथ चेंज होगा, फाई भी उसी रेट के साथ चेंज हो रहा होगा, मतलब उसके प्रोपोर्शनल रेट के साथ चेंज हो रहा होगा। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इस केस में होता है L। ये L ही होता है इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बोल दो इसको या इंडक्टेंस ऑफ दैट सोलेनॉइड बोल दो, एक ही बात है। ये हो जाता है उस कॉइल का इंडक्टेंस या उस सोलेनॉइड का इंडक्टेंस। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अब अगर ये समझ में आया तो L जो यहाँ पे इंडक्टेंस है इसका मीनिंग समझते हैं एक बार। क्या मैं कह सकता हूं अगर करंट टाइम के साथ वेरिंग करंट फ्लो होता है किसी कॉइल में तो एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। अगर टाइम के साथ वेरिंग करंट ही नहीं फ्लो हो तो कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होने वाला। चलिए मान रहा हूं मैं एक कॉइल में टाइम के साथ वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है तो कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो इस मल्टीप्लिकेंट पे डिपेंड करेगा। क्या L पे? टाइम के साथ बहुत जल्दी करंट वेरी हो रहा है, di/dt बहुत लार्ज है, लेकिन L बहुत कम है, मल्टीप्लिकेंट फैक्टर नेग्लिजिबल है, 0 है, तो क्या कोई वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा? आप बोलोगे नहीं इंड्यूस्ड होगा, बिल्कुल नहीं इंड्यूस्ड होगा। तो हम L को कह सकते हैं L इस चीज का मेजर है कि दैट हाउ मच वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन ए टाइम वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। कॉइल में से टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो तो कितना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इस चीज को कंट्रोल या इस चीज को मेजर करता है, ये इस चीज को पर डिपेंड करता है, L पर डिपेंड करता है, और उस L को हम बोलेंगे इंडक्टेंस। आप नाम समझ सकते हो, इंडक्टेंस मतलब ये कंट्रोल करता है कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा उस कॉइल में। अब ये इंडक्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करेगा? ये इंडक्टेंस सीधी सी बात है कि जो फ्लक्स पास हो रहा है ना वही तो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, ठीक है। वो फ्लक्स कितना पास हो सकता है, मतलब हमारा जो ये कोर मटेरियल है, ये कोर मटेरियल मैंने बोला मैग्नेटिक भी हो सकता है और नॉन मैग्नेटिक भी हो सकता है। अगर मैं मैग्नेटिक की बात करता हूं तो याद आ रहा होगा ना आपको, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा होता है उसके साथ उनके जो मैग्नेटिक पोल्स बन रहे होते हैं वो ओरिएंट हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन होता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, एंटी मैग्नेटिक जिसको हम बोलते थे, उससे रिलेटेड होता था जाइएम से रिलेटेड होता था μr। सारी पिक्चर क्लियर हो रही होगी ना, जाइएम से रिलेटेड होता था μr। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है या समझो मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है मटेरियल का, कोर मटेरियल का, इस पर डिपेंड करेगा कि ये फ्लक्स कितना है, इसमें से परमिएबल है, कितना परमिट हो सकता है। तो L जो है उसका एक्सप्रेशन जो होगा
वो म्यू से रिलेटेड होगा। इसका मतलब मैं कहूँ तो सीधे सीधे ऐसे कह सकता हूँ एल प्रोपोर्शनल होगा म्यू आर के। अगर मटेरियल मैग्नेटिक हुआ और फेरो या फेरी मैग्नेटिक हुआ तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन एंटी मैग्नेटिक हुआ तो ये अपोज कर रहा होगा, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपोज करते हुए डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, तो उल्टी डायरेक्शन में तो थोड़ा सा फ्लक्स डाउन होगा ना, तो फिर म्यू आर लेस देन 1 हो रहा होगा उस केस में नॉन मैग्नेट एंटी मैग्नेटिक मटेरियल में, तो म्यू आर के प्रोपोर्शनल एल बनना चाहिए, सीधी सी बात। दूसरी बात, जो हमारी ये कॉइल होगी, इस कॉइल में जो ये जो कोर है, इस कोर का एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा फ्लक्स भी तो उतना ज्यादा उसमें से लिंक कर रहा होगा। एक छोटे से एरिया में थोड़ा सा फ्लक्स, बड़े एरिया में ज्यादा बड़ा फ्लक्स। छोटे से एरिया में फ्लक्स पास हो रहा है मान लो 10, टाइम के साथ वो कम होके हो गया 5। बड़े एरिया में फ्लक्स हो रहा था 100, टाइम के साथ कम होके हुआ 50। दोनों केस में आधा तो हो ही रहा है, टाइम के साथ मैं कह रहा हूं आधा हो जाता है हर 1 सेकंड में, तो 10 से 5 हुआ, 100 से 50 हुआ। किस केस में ज्यादा चेंज हुआ? मैं टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कितना ज्यादा चेंज हो गया, तो इसमें 50 फ्लक्स कम हो गया। तो आप कह सकते हो एरिया ज्यादा बड़ा था तो 100 फ्लक्स था ना, अब उतने एरिया में आधा हो गया 50 रह गया, तो आप कह सकते हो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा किसके साथ? एरिया ज्यादा होने के साथ, तो एल प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर एक टर्न अब मैंने कैंसिल आउट की थी, एन रिलेट होकर के आ रही थी, और ये डी फाई बाई डी टी नंबर ऑफ टर्न, एक के लिए बात करूंगा मैं तो डी आई बाई डी टी कहूंगा सिंगल, 2 के लिए बात करूंगा डबल करके दूंगा, तो एन मल्टीपल बाई एन मल्टीपल, 2 बार मल्टीपल हो जाएगा, तो एल एन स्क्वायर से रिलेटेड होगा। और एक और एन जो होता है वो इस कोर की लेंथ से भी रिलेटेड होता है। बहुत ज्यादा लेंथ होगी तो इतनी लंबी दूरी तक तो पार नहीं हो पाएंगे ना फ्लक्स लाइन, तो ये इनवर्सली रिलेटेड हो जाता है लेंथ ऑफ द कॉइल। कॉइल के लेंथ को हम कह रहे हैं यहाँ पर एल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये उसको हटा रहा हूं मैं, ओवरऑल अगर मैं एल को कहूं तो एल का एक्सप्रेशन होता है म्यू आर से रिलेटेड था, एन स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है, एल के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है म्यू नॉट। ओवरऑल म्यू नॉट इंटू म्यू आर आप कह सकते हो मटेरियल जो कोर मटेरियल उसका म्यू, एन नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, ए कोर मटेरियल जो है जिसके अराउंड हमने लपेट करके बनाया हुआ, जरूरी नहीं है सर्कुलर शेप बने, ऐसा करके ये एक वो भी हो सकती है रॉड जिसके ऊपर आप ऐसे लपेट रहे हो, इस तरह से स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में रॉड भी हो सकती है, उसके एरिया की बात कर रहे हैं। डिवाइड बाय एल मतलब जो आपका कोर है उसका लेंथ, ये इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन होता है। अब आपको कभी किसी प्रॉब्लम में कॉइल की बजाय बोल दे सोलेनॉइड का, तो फिर यही सोलेनॉइड बोले ये बोले एक ही बात है, आपको ये एक्सप्रेशन यूज में लेना है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो होगा उसमें जनरली ये चीजें दी जाएंगी, आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, एक चीज। और दूसरी, ये जो यूनिट होती है इंडक्टेंस की आपको पता ही होगा हेनरी होती है, लेकिन कभी कभी यही इंडक्टेंस जो बनाया हमने इतनी लेंथ के सोलेनॉइड के लिए या इतनी लेंथ के कॉइल के लिए बताया, अगर मैं 1 मीटर के लिए, मान लो ये लेंथ है 1 मीटर के लिए पूछूं आपसे, तो इसका मतलब आप एल 1 पुट करोगे, एल ये ना पुट करके 1 पुट करोगे। 1 डिवाइड करना ना करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, उस केस में म्यू एन स्क्वायर ए ही कैलकुलेट करोगे आप। ठीक है, एल 1 है, उस केस में इसकी हेनरी ना बोल के हेनरी पर मीटर बोलेंगे आप, क्योंकि आपने कॉइल का इंडक्टेंस तो फाइंड किया लेकिन पर मीटर लेंथ के लिए, इसलिए हेनरी पर मीटर की फॉर्म में कहेंगे। तो क्वेश्चन में कभी हो सकता है इंडक्टेंस आपको हेनरी पर मीटर की फॉर्म में पूछ लिया जाए। चलिए, आपको ये सारी थ्योरी अगर क्लियर हुई है तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बन करके आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन रखेंगे, इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 2 इनफाइनाइट स्ट्रिप्स ऑफ विड्थ W मीटर। इनफाइनाइट स्ट्रिप है, विड्थ उनका W मीटर है, ऐसा कुछ है कि ये स्ट्रिप है, विड्थ इसकी W मीटर है, ये तो W मीटर हो गई, ये 5-7 मीटर ऐसा कुछ कहोगे। लेकिन अगर 5-7 मीटर है तो फिर इसको इनफाइनाइट किस हिसाब से कहोगे? इसका मतलब विड्थ W मीटर और आगे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही है, ये स्ट्रिप ऐसा जो है कि आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रिप्स हैं, विड्थ हमें दे रखा है W मीटर, पैरेलल में प्लेस्ड है, इनफाइनाइट किए हैं। ठीक है,
shown in figure are carrying forward and return current of plus I and minus I। ये तो हमने पहले भी देखा है, फॉरवर्ड और रिटर्न करंट, मतलब एक इधर जा रही होगी तो दूसरी लौट करके आ रही होगी। तो एक में प्लस I करंट है, मैं फॉरवर्ड मतलब इसको इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, रिटर्न मतलब इस डायरेक्शन में मान सकता हूँ। कोई ऐसे भी कह सकता है फॉरवर्ड आ रहा है और ऐसे इनफाइनाइट पर लौट करके फिर वापस से रिटर्न ऐसे जा रहा है, आपकी मर्जी बात है, ऐसा डायरेक्शंस के साथ आप मान सकते हो। बट इसने बोला इन जेड डायरेक्शन, तो मैं अभी ऐसे फॉरवर्ड और ये रिटर्न मान रहा हूँ, तो इसको जेड डायरेक्शन इस तरीके से कंसीडर कर रहा हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। ये तीनों एक्स इस तरीके से है, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड होता है ना, तो अगर मैं इसको एक्स कंसीडर करूँ, वाई ऐसे या ऐसा कंसीडर करता हूँ, मैं इसको एक्स कंसीडर करता हूँ, इसको वाई कंसीडर करता हूँ, एक्स क्रॉस वाई सॉरी, एक्स इधर वाई इधर, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड ऐसा कुछ हो जाएगा। या ऐसे भी मान सकते थे अगर कंफ्यूजन खत्म भी करना है तो एक्स और वाई, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड ऐसे अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। द स्ट्रिप्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस एक्स मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है। द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मेजर टू बी, ये इंडक्टेंस तो कॉइल से एक लूप से बनता है ना, यहाँ पर कौन सा इंडक्टेंस की बात आ गई, अभी तो समझ के चुके हम, इंडक्टर कॉइल का जो होता है उसका इंडक्टेंस होता है कुछ, लेकिन ध्यान देना एक बार, ये करंट ऐसे जा रहा है और फिर ये लौट करके वापस से ऐसे आ रहा है, क्या ये लूप बन गया कि नहीं बन गया, आप इधर से समझें, ये करंट ऐसे जा रहा हो, कहीं पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, और लौट के वापस से ऐसे आ रहा है, क्या ये करंट का लूप बन गया कि नहीं बन गया, मतलब एक सिंगल लूप बन गया ये। और ये लूप्स इस तरह से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, तो वो L कंसीडर करोगे, तो आपका इंडक्टेंस जो होता था वो होता था L इक्वल टू म्यू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर A बाय L। अच्छा, म्यू बीच वाला मटेरियल है। अच्छा, मैं अगर इस सिंगल लूप के लिए अगर बात करूं तो N क्या है, कितने टर्न्स है, सिंगल टर्न है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि म्यू क्या है, तो आप कहोगे बीच में कौन सा मेटेरियल फील्ड है, कुछ नहीं बोला है अगर बीच में, तो आप फ्री स्पेस लेके चलोगे, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। अगर मैं कहूं एरिया, तो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, किसका क्रॉस सेक्शन, आप ध्यान समझिएगा, जो हम कॉइल बना रहे होते हैं, ये लूप इस तरीके से लूप अगर ऐसे बन रहा होता है तो क्रॉस सेक्शन ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा। यहाँ पर लूप कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से यूं देखूंगा, ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं तो ऊपर और नीचे वाले के जो डिस्टेंस है वो है x, हाइट इनटू विड्थ बोलूंगा ना, इसको आप स्ट्रिप, ये अब स्ट्रिप है, ये कोई वायर ऐसे इस तरह से घूम के नहीं, बल्कि स्ट्रिप ऐसे सीधे सीधे जा रही है, फिर ऐसे इनफाइनाइट पे जाके ऐसे लौट रही है, तो एक ये स्क्वायर बनेगा, समझ पा रहे होंगे आप। इस स्क्वायर का एरिया आप कहोगे हाइट इनटू विड्थ, हाइट तो है इसका x और ये लेंथ है इनफाइनाइट, मैं x इनटू इनफाइनाइट कहूंगा। अच्छा, जब मैं ऐसा कहूंगा x इंटू इनफाइनाइट, तो ध्यान से देखना, इसका जो ये लेंथ बनेगा ये W बनेगा, आपका जो ये लूप बन रहा होगा, ध्यान समझना, ऐसे नंबर ऑफ वायर्स ऐसे जाते हैं तो लूप बनता है ना, एक ही टर्न हो तो कितनी लेंथ बन रही है, तो आप बोलोगे W मीटर लेंथ बन रही है, ठीक। तो आप W जो बन रही होगी वो 1 मीटर के लिए बनाना है, ये तो L मीटर के लूप के लिए होता था लेंथ, L मीटर का अगर कोर हो उसके लिए इंडक्टेंस होता था, अगर पर मीटर के लिए बनाना है तो 1 मीटर पुट करना है, यहां पर W की वैल्यू क्या पुट करनी है, इसका मतलब हमें 1 मीटर पुट करनी है। चलिए, अब जो भी ये एरिया है x इंटू इनफाइनाइट, इसके अकॉर्डिंग इसका जो इंडक्टेंस है, इसने बोला है पर यूनिट लेंथ में इंडक्टेंस जो है वो है L। If the distance of separation between the strips is now reduced to x by 2, then inductance per unit length of new configuration क्या हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, नया जो इंडक्टेंस होगा उसको L डैश कह रहा हूं, बीच के मेटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, म्यू उतना ही है, नंबर ऑफ टर्न्स उतनी है, n उतनी है, बट एरिया उतना ही रहेगा। क्या, अगर मैं स्ट्रिप्स के बीच में पहले x डिस्टेंस की बात कर रहा था तो एरिया कवर हो रहा था, ये समझ पा रहे होंगे आप, ये दो स्ट्रिप्स हैं, ये दो स्ट्रिप्स हैं, आप इधर से मैं देख रहा हूं इन दोनों स्ट्रिप को, आप इधर देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, इनके बीच में डिस्टेंस x थी, ये एरिया बन रहा है। अब मैं इस डिस्टेंस को कम कर दूं तो ये एरिया कम होगा ना, कितना कम होगा, विड्थ तो उतनी है बट हाइट आधी हो गई है, तो हाइट इनटू विड्थ, मैं ओवरऑल अगर कहूं तो हाइट इनटू विड्थ की जो वैल्यू बन रही थी वो अब x बाई 2 इंटू इनफाइनाइट बनेगी, मतलब इसका आधा बन जाएगी, जस्ट जो एरिया होगा वो पुराने एरिया का बाई 2 बन जाएगा, और पर यूनिट लेंथ में मींस L की वैल्यू तो वही W, ये विड्थ जो बन रही थी 1 मीटर के लिए कैलकुलेट करना है हमें, L इक्वल टू 1 मीटर। ये L डैश जो आ रहा है पुरानी वाली वैल्यू का जस्ट आधा आ रहा है ना डिवाइड बाय 2 के, तो L डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, L बाय 2 हो जाएगा, तो आप आंसर कहोगे L बाय 2 हेनरी
पर मीटर है। वैसे तो इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, पर मीटर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है वो 1 मीटर लेकर के उसके लिए बात करें हम। यहाँ एल जो बन रही थी, जो आपके लोकल बन रहा था, कवर होकर के लेंथ बन रही है, कोर को कितना कवर कर रहे हैं डब्ल्यू, वो 1 मीटर है। यहाँ पर यूनिट लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर यूनिट के लिए पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे एल इक्वल टू आपको पुट करना चाहिए डब्ल्यू, और वो डब्ल्यू क्या है? 1 मीटर है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन कोई होना ही नहीं चाहिए। तो आप इसका आंसर कहेंगे बी। क्लियर होता है? यूनिट कहेंगे हेनरी पर मीटर। क्यों कहेंगे? ये भी क्लियर होता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ये मैंने बताया था, सोलेनॉइड बोलो अगर तो वही है, एक स्ट्रेट कोर होगा सिलेंड्रिकल, उस कोर सिलेंड्रिकल कोर पे इस नंबर ऑफ टर्न्स बनाई जाएंगी, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। और यही इंडक्टेंस बनता है ना इसका, कुछ इंडक्टर कॉइल भी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, अब ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड है, मतलब इस तरह से जो बनाया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से, इसकी लेंथ है 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर बोले या 1 मीटर बोले, एक ही बात है। वाउंड यूनिफॉर्मली विथ 3000 नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे ये जो टर्न बनी है 3000 है। यूनिफॉर्मली का मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ भी बहुत सारी लपेट दी फिर आगे हल्की फुल्की से लपेटे, ऐसा नहीं, बराबर बराबर ऐसा कुछ। ऑन ए सिलेंड्रिकल पेपर ट्यूब, ये पेपर है भैया, पेपर की ट्यूब पर, ये सिलेंड्रिकल पेपर की ट्यूब पर बना है। और इसका जो डायमीटर है 60 मिलीमीटर। अगर डायमीटर 60 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 30 मिलीमीटर। चलिए ठीक है। इंडक्टेंस पता करना है हमें। इंडक्टेंस अगर इसका पता करना है तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, ये माइंड में आ जाना चाहिए। म्यू मतलब परमेबिलिटी। अब पेपर के बारे में हमें पता नहीं है कि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू आर क्या होता है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी मटेरियल के अगर म्यू आर के बारे में कमेंट नहीं है तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर करना है, मींस म्यू आर इक्वल टू 1। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। एन म्यू नॉट की वैल्यू फिर हमें याद रहनी चाहिए। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती थी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स है 3000 का स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया किसका? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसका क्रॉस सेक्शनल क्या एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई आर, रेडियस कितना है? 30 मिलीमीटर, 30 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। एल कितना दे रखा था हमें? 1000 मिलीमीटर, मीन्स 1000 इंटू 10⁻³ अब ये सॉल्व करना है हमें। ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ये मीटर में आएगा, ओवरऑल मीटर रह जाएगा, हेनरी पर मीटर से मीटर कटेगा, रिजल्टिंग ओवरऑल यूनिट हेनरी बन के आएगी। बननी भी चाहिए थी, इंडक्टेंस की यूनिट तो हेनरी होती है ना। अब हमें सॉल्व करके देखना है इसको। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो 10⁻, ये बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये तो सीधे सीधे ये 10⁻⁻6 बनेगा, और यहाँ से 10⁻+6 बन के आएगा, 10⁻³ का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये आ गया केवल 30 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना, ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई इसके साथ। ये 3 का स्क्वायर मीन्स 9 रह गया, ये पाई का स्क्वायर बन गया यहाँ पर 4 इंटू पाई का स्क्वायर, 10⁻⁻7 है यहाँ पर, और 10 ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 30 का स्क्वायर मीन्स 900 ये बन क्या रहा है? ये हो गया 81 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻, 81 यहाँ पे बनाया मैंने, 10⁻² को हटा के 10⁻⁻5। अब 4 पाई स्क्वायर इंटू 81 को कैलकुलेट करेंगे, साथ में 10⁻⁻5 है, कम से कम 10⁻³ तो रहेगा, मिली में आएगा आंसर। इसका मतलब जो मिली में नहीं है हटाओ उसको। और ये 10 की पावर एक और नेगेटिव नहीं आने वाली है ना, 81 तो पहले से ही है, तो इसके मतलब 10⁻⁻6 हो नहीं सकता, इसको हटाओ। इन दोनों में से कुछ बनेगा, या तो 3.2 मिली बनेगा या 32 मिली बनेगा। अब हमें ये कैलकुलेट करके देख लेना है कि यहाँ पर 10⁻³ के साथ ये वाली वैल्यू कितनी बन करके आती है। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी मैं अप्रोक्स वैल्यू देखना चाह रहा हूँ क्योंकि डिजिट मैच करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, 32 ही बन रहा है। ध्यान से समझना, पाई होता था 3.14, 3 का स्क्वायर तो बनता 9, ये 3.14 का स्क्वायर 9 से कुछ ज्यादा बन रहा होगा, चलिए मैं 10 मान लेता हूँ एक बार। तो 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40 इंटू 8 कितना हो गया? 40 इंटू 8 होता तो बनता 320, 320, लेकिन ये 81 है, 80 मान रहा हूं मैं इसको, 8 की बजाय 81। ठीक है, तो बनता
320 से मैच करवाने के लिए, 32 से मैच करवाने के लिए डिजिट को, तो ये बनता 3200। सो हमारा 3200 इंटू 10⁻⁻5 की जगह आप बोल सकते हो 32 इंटू 10⁻⁻3। अप्रोक्सीमेटली मैंने बिना कैलकुलेशंस के ये कैलकुलेट किया है, तो यहाँ 32 मिली हेनरी रिजल्ट बन करके आएगा। सो मैं ना 10⁻2 हटा करके 10⁻⁻5 में से 10⁻⁻3 रख दिया मैंने। 32 मिली हेनरी ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। एक मिनट, इस तरह के क्वेश्चंस पीएसयू में बहुत आते हैं, क्योंकि पीएसयू में कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो उसमें इन यूनिट्स से ही मैच कर करके आपको आंसर देखना होता है। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं होती है उस चीज में। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अंदाजे से हम समझ जाएंगे हाँ उतनी यूनिट के आसपास में आ रहा होगा, बट पावर्स कितनी बन रही है उस हिसाब से हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए। चलिए क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ 300 टर्न्स वाउंड ऑन ए नॉन मैग्नेटिक कोर। एक कोर है, नॉन मैग्नेटिक है, उस पे टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 300 है। ऑन ए मैग्नेटिक कोर हैविंग ए मीन सर्कमफेरेंस ऑफ 300। ये सर्कमफेरेंस तो ऐसे सर्कल का होता है ना, अभी तक हम जो बनाया होता था, जो कोर होता था वो इस तरीके का होता था, इस पर आप नंबर ऑफ टर्न्स बना रहे होते थे। इस कोर की लेंथ बोले तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी सर्कमफेरेंस बोले इसका मतलब इसको इस तरीके से, बल्कि इस तरह से एक ये जो कोर है इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में बना दिए और उस पर फिर टर्न्स बना रहे हैं हम इस तरीके से, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ। आप इसको अगर काट के फैलाओ तो सेम यही चीज तो बनेगी ना। तो इसका जैसे इंडक्टेंस होता है ऐसे इसका भी इंडक्टेंस होगा। जैसे इस केस में करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है, वैसे इसमें करंट फ्लो होने पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही इसमें होगा। अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर ये करंट टाइम के साथ वेरी हो रही होगी तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होगा, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होगा तो फ्लक्स डेंसिटी टाइम के साथ वेरी होगी। टोटल जो फ्लक्स हो रहा होगा, फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ वेरी होगा, तो इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज। और कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा डिपेंड करता था इंडक्टेंस पर, तो इसका भी एक इंडक्टेंस होगा। इस केस में स्पेशल इसको हम बोल देते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या है, एक तरह से टोरॉइड क्या है, एक सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड होता था ना, एक सोलेनॉइड को अगर आप इस तरीके से मोड़ दो, सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर दो, तो वो टोरॉइड है। बाकी सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पर जो लेंथ होती थी वो लेंथ इस तरीके से सर्कमफेरेंस ये बनती है ना, इसकी फॉर्म में दी जाएगी। अब आप बोलोगे सर्कमफेरेंस अंदर की साइड तो कम है, बाहर की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए मीन एवरेज सर्कमफेरेंस दे रखी है उसने हमें। ठीक है, तो एक तरह से जो एल यूज में लेते थे हम, वो अब सर्कमफेरेंस यूज में ले लेंगे, इसमें और कुछ नहीं होगा। और वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें सर्कमफेरेंस 300 मिलीमीटर, 300 इंटू 10⁻³ मीटर। चलिए हमें क्या फाइंड करना है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही होगा ना, एक तरह से इसी को तो मोड़ा है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए हमें दे रखा है 300 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। मिलीमीटर होता तो 10⁻³ कहते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10⁻³ का स्क्वायर करके बोलोगे, मीटर स्क्वायर में कहोगे आप। अब ये मीटर स्क्वायर में हो गया, ये लेंथ अब मीटर में हो गई, सारी चीजें मीटर में होनी चाहिए हमें। तो हम इंडक्टेंस फाइंड करते हैं। इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। म्यू हमें बोला हुआ है नॉन मैग्नेटिक है, बोला है नॉन मैग्नेटिक, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट मीन्स 4 इंटू 10⁻⁷। एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, 300 स्क्वायर। एरिया कितना था, ये था 300 इंटू 10⁻⁻6 हो गया था ना, ये 10⁻³ का डिवाइड बाय लेंथ कितनी थी, ये 300 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 300 से ये 300 खत्म, 10⁻³ से ये 10⁻³ रह जाएगा। इसको सॉल्व करना है अब 300 स्क्वायर इंटू 4π, तो 300 स्क्वायर तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁴, 10⁻³ और 10⁻⁻7 मिलकर हो गया 10⁻10, तो इससे मिला के रह जाएगा 10⁻⁻6, -10 और +4 मिला के -6 रह जाएगा, इंटू 4 ये हो जाएगा 36 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻6। मीन्स ये माइक्रो होगा, 36 पाई माइक्रो 36 इंटू 3.14 करोगे तो ये 3.3 होता तो 36 इंटू 3 बन जाता 108, बट 14 है तो 108 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, बाकी माइक्रो में रहेगा। अब हमें ऑप्शंस में देखें तो माइक्रो में ये दो ऑप्शंस हैं,
ये वाला और ये वाला, मिली वाले को तो हटा दो, माइक्रो में बनेगा, समझ में आ गया। 36 इंटू पाई और होना है, 36 पॉइंट समथिंग से थोड़ा सा मल्टीपल हो रहा होता, 1 पॉइंट समथिंग तो ये बनता है, लेकिन पाई में 3 गुने के आसपास, तो आप कह दोगे करेक्ट आंसर विल बी सी। हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने यूनिट के हिसाब से और फिर अप्रोक्स कौन सा मैच हो रहा है 2 यूनिट में भी, उस हिसाब से सी आंसर कह दिया। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यही रिजल्ट बन करके आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ई कैंडिडेट्स, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, कंसेप्ट्स हमने बिल्डअप किए हैं, कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिसाइज किया है, लेकिन कभी भी कोई भी चीज खत्म नहीं होती। अभी मैंने अपने एंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी खत्म कर दिया है, अभी आपको अपने एंड से और खत्म करना है। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए 30% ही आपका मेंटर आपके लिए यूजफुल होता है, रिमेनिंग 70% आपको ही करना होता है। रिमेनिंग 70% करने के लिए एलिजिबल बनाने का जो काम था वो मैंने अपने एंड से कर दिया है। अब आपको इसके मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जिन लोगों ने मेरी बात सीरियसली ली होगी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में, तो उन्होंने साथ साथ टॉपिक के साथ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बताई थी आपको, विलियम एच हैथ और मैथ्यू हेनोसैडिको, इन दोनों बुक्स के बैक साइड वाले क्वेश्चंस या सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स आपने ट्राई किए होंगे, नहीं किए कोई बात नहीं, बाकी लोग भी और सीरियसली लेके मेरी इस बात को और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपना 70% देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है आप लोग को, तभी मिलकर के 100% आपका एफर्ट बनेगा, और 100% एफर्ट आप लगाते हो तब जाके एग्जाम में 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स तब भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसमें पीछे नहीं चूकना है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात के लिए है कि आपका अब ये सब्जेक्ट, मुझे लगता है कि आपको सारे कंसेप्ट्स बिल्डअप हो गए होंगे। तो जो जनरली अदर स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को छोड़ करके चले जाते हैं, जिससे डर के रहते हैं, उस सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के अलावा मैं ईसी वाले स्टूडेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का वो पार्ट जिसमें जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती है वो आपने कवर कर लिया है। इसके बाद अब अगले जो टॉपिक्स आने वाले हैं, ट्रांसमिशन लाइन, वेव प्रोपेगेशन, वेव गाइड, उन सब में बहुत मजा आने वाला है। उनमें एक्चुअल में हम जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट सीखे हैं उनको एप्लीकेशंस उनका डिस्कस करेंगे, और बहुत हंसते खेलते उसको तो हम कर लेंगे। यहाँ पर इस वाले टॉपिक्स में ही जनरली लोगों को प्रॉब्लम रहती है, ईसी वाले स्टूडेंट्स को भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने ये अच्छे से कवर कर लिया है। आपको भी मैं वो गाइड करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहना है आपको। चाहे से आप क्वेश्चन बैंक्स, अलग अलग डिफरेंट पब्लिकेशंस के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मोर एंड मोर क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो नया नहीं लगेगा आपको, आप आराम से अटेम्प्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को मैं लास्ट नोट अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि अभी भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट को लेकर के कोई डाउट रहे, आप मुझ तक उस डाउट को पहुँचाइए। मैनेजमेंट के थ्रू पहुँचा सकते हैं, किसी भी तरह से मुझ तक आपका डाउट जब पहुंचेगा तो हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी होगा मैं अपनी तरफ से जो भी एज ए मेंटर जो हो सकता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल उसमें कोई घबराना नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट को आप अपना मुट्ठी में लेकर के जाइएगा एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसी वाले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ट्रांसमिशन लाइन के साथ, बहुत मजा आने वाला है आगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।